तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटो सेल। ओके, फोटो सेल क्या होता है? फोटो सेल समझते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है भाई? फोटोन, फोटोन यानी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की जो एनर्जी है उसको अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वो इंस्ट्रूमेंट है फोटो सेल। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि फोटो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रेडिएशन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो फोटो सेल के बारे में हम कह सकते हैं इट इज a device, it is a device which can convert, ठीक है बेटा, it is a device which can convert radiation energy into electrical energy। ठीक है बेटे, इट इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट रेडिएशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं बेटा फोटो सेल। अब इसके फोटो सेल के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल। तो इसमें बेसिकली होता है बेटा एक ऐसा ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ है ना बल्ब होता है। ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब होता है। इस बल्ब में एक सेमी सर्कुलर शेप का ठीक है, ऐसा सेमी सर्कुलर शेप का ठीक है, इस तरीके का सेमी सर्कुलर शेप का एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है जो कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, जो कैथोड की तरह काम करता है। और यहाँ पर एक मेटल प्लेट होता है जो एनोड की तरह काम करता है। एनोड और कलेक्टर, एनोड और कलेक्टर। ठीक है, इसको कैथोड या फिर एमीटर कहते हैं, एमीटर। ओके, और ये जो है फिर आपका कैथोड जो है आपका नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। क्या चीज? दिस। यहाँ पर अपन एक स्विच लगा सकते हैं। और ये चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो इस पर क्या होता है बेटा? रेडिएशन यूं फॉल कर रहा होता है, रेडिएशन। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास और क्वार्ट्ज made transparent bulb in which one photosensitive plate, one semicircular shaped photosensitive plate act as cathode or emitter, and another metal plate, ये सर्कुलर होता है। another circular metal plate
सर्कुलर मेटल प्लेट एक्ट एज एनोड और कलेक्टर ठीक है बेटा। तो आपका जो कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and anode is connected to positive terminal of the battery। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये रही इसकी कंस्ट्रक्शन की कहानी। वर्किंग की बात करें, वर्क कैसे करता है। वर्किंग देखो बेटा, तो बच्चे जब इस पर रेडिएशन पड़ता है, ठीक है, जब इस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन पड़ता है, व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी is incident on the emitter plate, ठीक है, electrons are emitted and these electrons are attracted by positive anode, hence flow of electron causes flow of current in this circuit, इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इन दी सर्किट। तो ये हो गया इसका वर्किंग। ठीक है बच्चे, अब अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस हो सकते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वो जो होता है, आप देखते हो आजकल ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हो गए हैं जो ऑटोमेटिक शाम के समय क्या हो जाता है, जल जाता है, और सुबह के समय बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव ये होते हैं, लाइट सेंसर्स उसमें लगे होते हैं, तो इनको हम लोग सेंसर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज सेंसर, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज सेंसर। दूसरी चीज हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बर्गलर अलार्म, मतलब चोर एंटर किया या ऐसा कुछ हो रहा है तो अलार्म बज जाए, या फिर फायर अलार्म, इन सब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज बर्गलर अलार्म और फायर सेफ्टी अलार्म। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मापने के लिए कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटेंस रेडिएशन होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो उससे आपको
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पता चल जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसको काउंटर के रूप में यूज करते हैं। काउंटिंग मशीन आप देखते हो, काउंटिंग मशीन आप जैसे कि ये है क्या बोलते हैं, बैंक वगैरह जाते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन होती है नोट को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग भी क्या करते हैं बेटा, उसमें आपको इस तरीके के सेंसर्स मिल सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड एज काउंटर मतलब काउंट करने वाला, एक काउंटर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस इसके मिलते हैं बच्चे, ठीक है। चलो, तो ये हुई कहानी फोटो सेल की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जैसा एक और इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। लेट्स सी व्हाट इट इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो बेटा अगर मान लो एक फोटोन जो है, ठीक है, एक फोटोन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया सपोज, ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया तो क्या होगा, ठीक है। तो सी, एक फोटोन के पास क्या होती भाई, एनर्जी होती है h न्यू, है ना। ये ऐसा गया और एक इलेक्ट्रॉन से ऐसा टकरा गया। तो जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है, तो फोटोन क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। एक फोटोन क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिकॉइल हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी धक्का लगता है। तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। मान लो ये एंगल क्या है, फाई, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये जो फाई हुआ, क्या हुआ, ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसके पास एनर्जी पहले से क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे मान लो आप चल करके आओ, मान लो बहुत तेजी से भाग के आ रहे हो और आप किसी चीज से टकरा गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था और जो फोटोन स्कैटर हुआ उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। एनर्जी क्यों घट गई भाई, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा, है ना। तो अगर मान लो इसका लेमडा था तो यहाँ पर इसकी क्या हो गई, एनर्जी घट गई, है ना बेटे। एनर्जी क्या हो गई, घट गई। एनर्जी घट गई मतलब क्या हो गया, लेमडा बढ़ गया, है ना, लेमडा बढ़ गया। तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन था उसका मान लो क्या हो गया, एच सी लेमडा एफ हो गया, ठीक है। इसका क्या था, लेमडा आई था, ठीक है, एच सी लेमडा आई। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बदल गई, वेवलेंथ बदल गई, और इंसिडेंट फोटोन की कुछ और थी। तो ये जो पूरी घटना हो रही है जिसमें कि एक फोटोन आता है, एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और स्कैटर हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है बेटा कॉम्पटन इफेक्ट। क्या कहा जाता है बच्चे, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चे, कॉम्पटन इफेक्ट अगर डिफाइन करना हो तो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। चलो कॉम्पटन इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन is called Compton effect, ठीक है बेटे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अपने को नहीं डीप में जाना है, सिंपल सी बात यही याद रखना है, ठीक है, कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज चेंज हो रहा है, जब कॉम्पटन इफेक्ट होगा तो उसमें क्या चीज चेंज हो रहा है, लेमडा चेंज हो रहा है। तो लेमडा में क्या आ जाता है बेटा, चेंज आ जाता है, इसको कहते हैं शिफ्ट, ठीक है। लेमडा में एक शिफ्ट हो रहा है और इसको कहा जाता है बेटा कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट निकालना होता है। तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेवलेंथ।
चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल, ठीक है, लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल दैट इज डेल लेमडा। तो देयरफॉर डेल लेमडा जो होता है जो कि कॉम्पटन शिफ्ट है, इसके लिए आपको इसके प्रूफ वगैरह को नहीं जानना है, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला जानना है, ठीक है, वो अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो डेल लेमडा का फॉर्मूला होता है बेटा h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है बेटे, ये क्या होता है, डेल लेमडा इक्वल्स टू h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, जिसमें फाई क्या है बेटा, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल, और एम नॉट जान ही रहे हो, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमको कौन से एंगल से मतलब होता है बेटा, स्कैटरिंग एंगल से मतलब होता है। ये फॉर्मूला आप सिंपली याद रखोगे, आपको है ना काम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या हुआ वो आपने समझ लिया, कॉम्पटन इफेक्ट क्या हुआ वो आपने समझ लिया। अब आप बोलोगे सर कि कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या होता था, एक फोटोन आता था, इलेक्ट्रॉन से टकराता था, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता था, है ना बेटे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फेंका गया, फोटोन इधर चला आया। तो इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर क्या होता था, एक फोटोन आता था और वो अपनी पूरी एनर्जी क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को दे देता था, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, अगर वो एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होता था तो वो बाहर आ जाता था, है ना बच्चे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फोटोन है वो फोटोन आ रहा है और फोटोन, ठीक है, फोटोन टकरा करके स्कैटर हो जा रहा है, मतलब फोटोन के पास अभी भी एनर्जी है, यानी फोटोन ने अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दी, है ना, पूरी एनर्जी नहीं दी, थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी और थोड़ी एनर्जी अपने पास रखा है। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन होता है वो अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है। आगे बात समझ में, तो इस चीज को मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटोन ट्रांसफर इट्स कंप्लीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, बट इन Compton effect photon transfer only a part of energy to the electron. This is the major difference between them. ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। तो ये रही कहानी कॉम्पटन इफेक्ट की, ठीक है। तो हमें कॉम्पटन इफेक्ट भी समझ में आ गया बच्चे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखो अब हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि जो लाइट वेव है ना, लाइट वेव है, एक समय पे हमने देखा कि लाइट जो है क्या है, वेव नेचर का है ना, लाइट क्या है, वेव नेचर का है। किससे पता चला बेटा, जब हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा, यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जब हमने पढ़ा, तो वहाँ से हमें समझ में आया कि लाइट जो है वो उसका नेचर कैसा है, वेव का नेचर है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी इस बात को प्रूफ करते हैं कि लाइट का नेचर वेव है, ठीक है। फिर अभी जब हमने फोटोन के बारे में पढ़ा, है ना बच्चे, फोटोन के बारे में पढ़ा, तो हमें समझ में आया क्या कि इसकी नेचर क्या है, पार्टिकल की है, ठीक है। लाइट की नेचर वेव की है, फिर हमने देखा पार्टिकल की है। तो एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था डी ब्रॉगली, ठीक है। डी ब्रॉगली में के दिमाग में आया कि अगर वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है
ठीक है, वेव के साथ अगर पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है तो होना हो पार्टिकल साथ भी वेव नेचर एसोसिएटेड होगा, पार्टिकल के साथ भी वेव नेचर एसोसिएटेड होगा, मतलब पार्टिकल और वेव में कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, आगे बात समझ में। क्यों? क्योंकि भाई जो नेचर है ना उसको सिमेट्री पसंद है, नेचर लव्स सिमेट्री, है ना। हमेशा एक चीज है तो एक सिक्के की एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी जरूर होगा, है ना। अगर वेव के साथ पार्टिकल जुड़ा हुआ है तो पार्टिकल के साथ भी वेव जुड़ा हुआ होगा। तो उनकी ये हाइपोथेसिस थी कि अगर वेव के साथ पार्टिकल जुड़ा हुआ है तो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, और इस तरीके से उन्होंने थ्योरी दी कि वेव और पार्टिकल का जो नेचर है वो हमेशा आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और इसको उन्होंने बोला ड्यूअल नेचर। ठीक है, इसको उन्होंने बोला ड्यूअल नेचर, वेव का नेचर पार्टिकल का नेचर, वेव का नेचर पार्टिकल का नेचर, सो दिस इज ड्यूअल नेचर। और उन्होंने बोला कि हर, तो वेव तो हम जानते ही हैं, ये नया बात था कि पार्टिकल के साथ वेव होता है ना, पार्टिकल भी वेव के जैसा बिहेव कर सकता है, ये एक नया चीज था। ठीक है, तो उन्होंने जो ये वेव बताया जो कि पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, मैटर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लोगों ने कहा मैटर वेव्स। ठीक है, मैटर के साथ जुड़ा हुआ वेव मैटर वेव, और चूंकि डी ब्रॉगली ने ढूंढा था तो इसको डी ब्रॉगली के सम्मान में डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो समझो क्या होता है डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव्स, ठीक है। तो इसमें समझो बेटा कि जो भी फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ, या मूविंग होना चाहिए, मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। इनका कहना था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, और इस वेव को उन्होंने मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव कहा। ठीक है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज a wave associated with it which is called matter waves, ओके बेटा, इसको क्या कहा, मैटर वेव कहा। अब अगर वेव है बेटा तो वेव है तो फिर लेमडा होगा, मतलब वेवलेंथ होगा। वेव की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, वेवलेंथ, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना, सिंस लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, h/p, पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, p इक्वल्स टू क्या, h/लैम्डा, कि एक वेव के जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम क्या होता है, h/लैम्डा। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, h/p। तो बेटे ये जो लैम्डा है वो किसकी प्रॉपर्टी है, लैम्डा वेव की प्रॉपर्टी है, लैम्डा इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव प्रॉपर्टी है। और जो ये मोमेंटम है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। तो देखो इस एक इक्वेशन ने क्या कर रखा है, दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा है, वेव प्रॉपर्टी को भी और मैटर की प्रॉपर्टी को भी। तो यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, है ना, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। आगे बात समझ में। तो जो मैटर वेव होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा बेटा, h/p, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। अच्छे से समझा, डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव्स, है ना, उसका जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, h/p, जिसमें p क्या है बेटा, मोमेंटम है, p क्या है, मोमेंटम है। अच्छे से समझ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कितना वेवलेंथ होगा, इस चीज को अगर अपने को निकालना है सीरीज। तो चूंकि बताओ बेटा, इसको मैं बोलूंगा टॉपिक का नाम वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, सी दिस, चूंकि आपने देखा कि लैम्डा बराबर क्या होता है h/p, ओके, ये चीज हमने देखा। नाउ सी, आपने पढ़ा होगा सिंस हाफ mv² इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। देयरफॉर अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू m, तो ये क्या हो जाएगा m²। तो बेटे ये mv का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर m इंटू वी क्या हो जाएगा बेटा, √2m काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर ये m इंटू वी क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम, √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, ये मोमेंटम हो गया। तो देयरफॉर लैम्डा के लिए हम लिख सकते हैं कि h/p के बदले √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्टिकल के लिए निकालेंगे। पहला फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कब आएगा बेटा, जब हम उसमें क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। अब एनर्जी हम इसको कैसे दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से पार कर दूं, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v है। तो आपको पता है सिंस v इक्वल्स टू w/q, देयरफॉर w इक्वल्स टू क्या, v इंटू क्यू। इस पर चार्ज कितना होता है, E, तो E इंटू वी, इतना क्या हो जाएगा, वर्क डन। यही उसमें क्या हो जाएगा बेटा, मान लो इतना जो वर्क डन है वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, E इंटू वी हो गया। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर उसका जो वेवलेंथ होगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटे, h/√2m किसका बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या लिख लूं मैं, E इंटू वी। तो इसमें आपको पता है कि H जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट टर्म है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, E चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है बेटा, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इन सारी चीजों का वैल्यूज रखोगे ना, तो ये आएगा बेटा निकल करके 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v। ठीक है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम √v, जिसमें ये v क्या है बेटा, v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ इसका वेवलेंथ कितना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। तो बस इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, आंसर आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय √v। ओके, वेल अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के बाद अपन निकाल सकते हैं बेटा प्रोटॉन के कारण। ठीक है, प्रोटॉन से देखें क्या आता है, ओके, तो देखो प्रोटॉन का आता है सेकंड फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन। तो आपको पता है बच्चे प्रोटॉन का भी चार्ज क्या होता है, E ही होता है। इसको भी 2 पॉइंट से गुजारा जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा, E इंटू वी आ जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा प्रोटॉन जो होगा h/√2, लेकिन यहाँ पर मास किसका आएगा बेटा, मास प्रोटॉन का आएगा, है ना, मास किसका आएगा, प्रोटॉन का आएगा, इंटू E इंटू वी, ऐसा रखूंगा। तो अगेन बेटे H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, इन सारी की वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा बेटा दिस टाइम 0.286 एंगस्ट्रॉम बाय √v। ठीक है, तो लैम्डा जो प्रोटॉन के साथ एसोसिएटेड होता है उसका फॉर्मूला ये है।
0.286 एंगस्ट्रॉम बाय रूट v, जिसमें v अगेन क्या है बेटा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, वेरी गुड। नाउ अब अगला मान लो एक पार्टिकल होता है ड्यूटेरॉन, ठीक है बेटा, एक अगला पार्टिकल होता है ड्यूटेरॉन, जिसका मास जो है वो प्रोटॉन से डबल होता है, बट उसका चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है ना, ड्यूटेरॉन। तो उसकी अगर आपको निकालनी है फॉर ड्यूटेरॉन, थर्ड फॉर ड्यूटेरॉन, ठीक है, इसका मास जो है 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है ड्यूटेरॉन का वो E के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आप रखोगे, ठीक है बेटा, तो लेमडा ड्यूटेरॉन जो होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगा, h स्क्वायर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, चार्ज उतना ही है, और v, ठीक है, ऐसा। तो बेटा देखो इसमें क्या हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, यहाँ पर ये जो 2 है एक्स्ट्रा आ गया, तो रूट 2 से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसमें सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा पता है, ये आएगा 0.202 एंगस्ट्रॉम बाय रूट v, ठीक है, सारी डेटा है, इसको रख सकते हो, आप करके देख सकते हो। तो लेमडा ड्यूटेरॉन जो आएगा वो आएगा 0.202 एंगस्ट्रॉम बाय रूट v, ठीक है। तो ये हो गया कहानी बेटा ड्यूटेरॉन का। एक और पार्टिकल होते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल, फॉर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, क्यू अल्फा जो होता है वो 2 टाइम्स ई होता है, ठीक है, 2 टाइम्स ई होता है, ठीक है बेटे। अगेन ये सारी चीजें जब इसमें आप रखोगे तो लेमडा अल्फा के लिए जो आएगा वो आएगा 0.101 अपॉन रूट v, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग यू हैव टू यूज देम, ओके। तो ये हो गया बेटा अल्फा पार्टिकल के लिए। अभी तक जो हमने जो भी पार्टिकल लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन या अल्फा, ये सब के सब क्या है बेटा, चार्ज पार्टिकल हैं, ओके। अगर चार्ज पार्टिकल ना हो फिर क्या करें, जैसे कि न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है बेटा, उसके लिए कैसे निकालेंगे, क्या उसके लिए भी वेव ये होगा, क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स होंगे, उसके लिए भी डी ब्रॉगली वेव होगा, यस, ठीक है। डी ब्रॉगली वेव हर मैटर का होता है, मतलब वो मैटर की प्रॉपर्टी ना कि चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर चार्ज की प्रॉपर्टी होती तो सिर्फ चार्ज वाले पार्टिकल के साथ होता, बट ये क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर के साथ वेव होता है। तो मैटर चाहे वो चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, उसको चार्ज से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो 5वां हो जाएगा बेटा फॉर, लेकिन पार्टिकल कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, तो मूव तो कराना पड़ेगा। तो मूव कराने के लिए हमको कोई ना कोई तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो उसके पास थर्मल एनर्जी है, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है, और थर्मल न्यूट्रॉन। तो बेटा फॉर थर्मल न्यूट्रॉन आप क्या कर सकते हैं, चूंकि आपको पता है कि लेमडा इक्वल्स टू क्या है, h अपॉन स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, 2m काइनेटिक एनर्जी है। याद करो बेटा, आपने क्लास 11th में केटीजी पढ़ा था, और केटीजी में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 kT, है ना, याद करो 3/2 kT, जिसमें k क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था, है ना, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता था बेटा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, है ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इसका मैग्नीट्यूड होता था। और T क्या है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो बच्चे इस चीज को अगर मैं यहाँ पर रखूं तो देयरफॉर लेमडा न्यूट्रॉन जो है वो हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट, है ना, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है,
इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 3/2 के टी रख सकता हूँ। ये टू कैंसिल हो गया बेटा, देयरफॉर लैम्डा न्यूट्रॉन जो है वो आएगा h/√3mNKT, है ना, 3mNKT। तो अगेन बेटा h आपको पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, k की वैल्यू पता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा, वो है 25.17 एंगस्ट्रॉम। 25.17 एंगस्ट्रॉम। वेरिएबल क्या रहेगा बेटा, टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर अगर गिवन रहेगा फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, है ना बच्चे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कहानी हो गई इसकी क्लियर है। मैटर वेव्स अलग अलग पार्टिकल के, हर एक पार्टिकल के लिए हमने देख लिया। ओके, तो बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और इसको समय समय पर यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट characteristics of matter waves, characteristics of matter waves, matter waves, ठीक है बच्चे, characteristics of matter waves। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ में आती है, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इट इज independent of charge of particle, it is independent of charge of particle, ठीक है। ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कि हमने देखा है कि वेव जो है, वेव दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो इस वेव को हम किस कैटेगरी में रखें, मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में रखें या नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में रखें। इतना श्योर है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, इतना श्योर है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो देखो, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दोनों का वेरिएशन चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो फिर क्या होता है बेटा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो दूसरा क्या बचा, वो मैकेनिकल वेव होगा, और मैकेनिकल वेव होगा तो फिर उसको क्या करना होगा, उसको मीडियम चाहिए होगा चलने के लिए, बट ये ऐसा नहीं है, इसको मीडियम भी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है लेकिन इसको चलने के लिए मीडियम भी नहीं चाहिए, मतलब ये वैक्यूम से भी जा सकता है, ठीक है। तो इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, समझ गए बात को, है ना, इसको मीडियम भी नहीं चाहिए और इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं है, ठीक है, दोनों चीज है इसके साथ। ओके बच्चों, और देखो हमने आज तक ये पढ़ा है कि किसी भी चीज की जो ये है क्या बोलते हैं स्पीड है, वो लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकते, बट यहाँ पर है ना मैटर वेव की जो स्पीड है वो है ना लाइट के स्पीड से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, speed of matter wave can be greater than speed of matter wave can be greater than speed of light, ओके, स्पीड ऑफ लाइट से अधिक हो सकती है, ओके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा मैटर वेव्स के, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो जाती है मैटर वेव की, ओके। अब जो अगला टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब क्या हुआ कि ये जो
प्लैंक थे, मैक्स प्लैंक, सॉरी डी ब्रॉगली, उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, उन्होंने अपनी एक सोच रखी कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। अगर वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है तो पार्टिकल के साथ क्या होगा, वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। बट उन्होंने ये बस थ्योरी दिया। बट मैं बार बार बोलता आया हूँ कि फिजिक्स में थ्योरी की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक उसका प्रैक्टिकली कुछ प्रूफ ना हो, एक्सपेरिमेंटल कुछ प्रूफ ना हो, तब तक इसको माना जाता नहीं है, ठीक है। तो इस ये जो पार्टिकल का वेव नेचर है, इसको स्टैब्लिश करने के लिए डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया और इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, इस बात को प्रूफ किया कि हाँ पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएटेड है। उन्होंने पार्टिकल के तौर पे जो लिया वो लिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया। और याद करो मैंने बार बार बोला है कि अगर कहीं पर इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं पर आपको डिफ्रैक्शन हो रहा है, कहीं पर पोलराइजेशन हो रहा है, तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि वो चीज जो है वो क्या है, वेव नेचर है ना, उसका नेचर कैसा है, वेव है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरफेरेंस करके दिखाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरफेरेंस करके दिखाया। और इंटरफेरेंस किसके साथ हो सकता है, वेव के साथ हो सकता है। तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है वो कैसा बिहेव कर रहा है, वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने पार्टिकल का वेव नेचर एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट टू एस्टेब्लिश द पार्टिकल वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो बात करें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो यहां पर मैं लिखूंगा दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, दिस एक्सपेरिमेंट was performed to establish the wave nature of the particle, wave nature of wave associated with the particle, wave nature associated with particle, ठीक है। इसके लिए किया गया था, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें उन्होंने किया क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था उनका, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन तैयार किया, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट का दो इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक इलेक्ट्रॉन गन और एक तीन बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन गन, एक कॉलीमेटर और एक निकेल का क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल, ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन उन्होंने कैसे तैयार किया, इलेक्ट्रॉन गन के लिए उन्होंने एक ये लिया, क्या बोलते हैं, टंगस्टन का वायर लिया, ठीक है। टंगस्टन का वायर लिया और कॉलीमेटर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉलीमेटर बनाने के लिए
ठीक है। ये लिया निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल, ठीक है, निकल क्रिस्टल। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, आई थिंक। क्या गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, तो बच्चों देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। एक ऐसा टंगस्टन का वायर दिख रहा है, ये देखो आपको प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें क्या होगा बेटा, करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा एक हाई करंट इसमें फ्लो कराया जाता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो कराया जाता है, तो आपको जैसा पता है टंगस्टन क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, थर्मियोनिक एमिशन होगा। याद करो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एमिशन का एक तरीका पढ़ा था, जिसमें आप हीट दे दो और हीट के थ्रू उसको एनर्जी मिलेगा और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है कोलिमेटर, ठीक है। दिस पार्ट इज कोलिमेटर, ठीक है। और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिटर, इलेक्ट्रॉन एमिटर। ये दोनों मिलकर के जो है, ये पूरा मिलकर के क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन। एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा होता है और यहाँ से निशाना बनाया जाता है। निशाना कैसे बनाया जाता है, क्योंकि देखो ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जाता है और यहाँ से अट्रैक्ट किया जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा एक्सेलरेट हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर के इस पर क्या करता है, हिट करता है, ठीक है। कॉलीमेटर उसको एक पैरेलल बीम, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम बना देता है इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाकर के इस पर हिट करता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। अब जो ये है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, निकल का जो क्रिस्टल होता है, उसमें, है ना, उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और वो उसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ऐसा कुछ, ठीक है। इस तरीके से रेगुलर स्पेसिंग पर, है ना, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसा अरेंज्ड होते हैं निकल के क्रिस्टल में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्कैटर होता है, और स्कैटर जो होता है, तो ये इंसिडेंट बीम हुआ, इंसिडेंट हुआ, और ये क्या हुआ, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, ओके। इनके बीच जो एंगल बनता है, मान लो फाई बोला, इसको कहा जाता है बेटा स्कैटरिंग एंगल। दिस इज स्कैटरिंग एंगल, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ, उसको एक डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, और वो डिटेक्टर जो है वो सर्कुलर रिंग, सर्कुलर स्केल पर होता है, सर्कुलर डिटेक्टर, सर्कुलर डिटेक्टर, ठीक है। तो ये घूम घूम करके इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। आगे बात समझ में, घूम घूम करके इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। तो ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मेनली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गन है और एक क्रिस्टल है। तो करना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन के एक शार्प बीम को, है ना, शार्प इंटेंस बीम को इस क्रिस्टल के ऊपर मारा जाता है।
तो उस क्रिस्टल के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग होता है और उस स्कैटर्ड बीम को एक डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। तो एक चीज देखा गया वहां पर कि कहीं पर मतलब हर जगह पर एक समान इलेक्ट्रॉन नहीं मिला उसको, हर जगह पर एक समान उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। कहीं पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और कहीं पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बहुत कम थी। तो बेटा ऐसा कब होता है, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, मैक्सिमा, मिनिमा, ये कहाँ पर होता है, जहाँ इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस में भी तो ऐसा ही होता था। तो यहाँ से इस बात का प्रूफ मिलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। पर्टिकुलर एंगल पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता है, जैसा कि पर्टिकुलर फेज एंगल पर, पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस पर आपको कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा मिलता था, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो दिस वाज द डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अच्छे से समझ में आ गया बेटा हमको कि ये डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया बेटा कि जब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो देखा गया कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ना, इनके बीच में हमने क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। और इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन में क्या हो, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या थे, रेस्ट में थे, इसने उसको क्या किया, एक्सेलरेट किया, मोशन किया, एनर्जी दिया और वो जाकर के हिट किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, मोशन में है और उस मोशन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। अब देखो तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया, इसमें डिस्कशन कर लेता हूं मैं। ठीक है, इट मेनली कंसिस्ट एन इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इट मेनली कंसिस्ट एन इलेक्ट्रॉन गन फ्रॉम विच a parallel beam of electrons are directed towards a nickel crystal from which electrons are scattered and detected by a moving detector। ठीक है, मूविंग डिटेक्टर के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है। इट इज फाउंड दैट एट particular scattering angle, intensity of electrons is maximum। ठीक है, इसके बाद इधर लिखता हूं मैं which suggest the phenomena of interference। hence wave nature of particle is established। ठीक है, ऐसा लिख लो, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। अब ये काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। देखो बेटा, ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो इंसिडेंट हुआ तो ये सरफेस हुआ है ना, इसके साथ ये वाला एंगल क्या होता है बेटा, ग्लांसिंग एंगल बनते हैं। ये ग्लांसिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ग्लांसिंग एंगल इक्वल होता है। अब आप अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसा है ये दो लेयर इस तरीके से हैं और इस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अरेंज हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है,
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो इसके बीच में एक इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है सपोज d। अब इस पर क्या होता है, ऐसे रेडिएशंस आए, ठीक है, इस तरीके से रेडिएशन आए, आगे बात समझ में, और इस तरीके से चले गए, ओके, इस तरीके से चले गए। तो आप क्या पाओगे बेटे, आपने देखा कि इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये हो गया थीटा। अब आप क्या करो बेटा कि एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल लो और एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल लो, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये चीज क्या है, डी, तो इधर डी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो आप क्या देख पाओगे बेटा, याद करो, हम लोग पाथ डिफरेंस जब निकाला करते थे तो इधर की इधर बराबर होता था, इधर बराबर होता था, तो ये वाला जो वेव है, ये वाला वेव, इसको इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पाथ डिफरेंस है, ठीक है, ये ब्रैग्स लॉ कहलाता है, ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ, ठीक है बेटा। तो इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, 2d साइन थीटा, डेल एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2d साइन थीटा, ओके बच्चे, 2d साइन थीटा, ये हुआ पाथ डिफरेंस, दिस इज। और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए, किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमा कब मिलेगा बेटा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, n लेमडा, ये कहलाता है बेटा ब्रैग्स लॉ, दिस इज ब्रैग्स लॉ, ठीक है, दिस इज ब्रैग्स लॉ। कभी अगर आपसे ब्रैग्स लॉ पूछा जाए तो सिर्फ इतना बता दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रैग्स लॉ है, ठीक है, ओके, इतनी कहानी समझ में आ गया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें देखा गया कि जब स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था, स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब 54 वोल्ट था, 54 वोल्ट, ठीक है, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट it is observed that at accelerating potential V equals to 54 volt and scattering angle phi equals to 50 डिग्री, ठीक है, जब ये स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट था, देन मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, उस समय आपको क्या मिला, मैक्सिमा मिला, यहां पर डिटेक्टर पर क्या मिला, मैक्सिमा मिला, ओके, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो फ्रॉम दिस, है ना, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगा बेटा, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 50 हो गया तो ये दोनों कितना होगा, ये 50 हो गया तो बेटा टोटल कितना होता है 180, तो 130 बचा, ये थीटा और ये थीटा, तो एक एक थीटा कितने का हो जाएगा, 65 डिग्री का, सो थीटा हियर इज 65 डिग्री, ठीक है। तो फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन, और इसमें स्मॉल डी जो है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये भी ध्यान रखना है आपको। फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा इक्वल्स टू, है ना, फर्स्ट जो मैक्सिमा है वो कब मिलेगा बेटा, n इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो लेमडा हो जाएगा, ठीक है, जिसमें d क्या है बेटा, d कहलाता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फॉर निकल क्रिस्टल, निकल के लिए जो है, फॉर निकल d जो है वो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, फॉर निकल के लिए ये 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, और थीटा आपने देख ही लिया, थीटा कितना है बेटा, यहाँ पर कितना लिया आया था हमारा 65 डिग्री, ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2, d कितना आ रहा है 0.91 और साइन 65, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आपको ये इतना मिल रहा है 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, प्रैक्टिकली वी फाउंड कितना 1.65 एंगस्ट्रॉम, बट जो ये थे डी ब्रॉगली, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली
बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हमने क्या देखा था बेटा कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होगा 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। ठीक है, तो इसमें 12.27 एंगस्ट्रॉम और वोल्टेज कितना था 54 वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी अप्रॉक्स में है ना 1.65 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। अप्रॉक्स में ये भी क्या हो जाता है बेटा 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या था थियोरिटिकली, उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसके अकॉर्डिंग भी देखो क्या आया, थियोरिटिकली भी वही चीज आया और प्रैक्टिकली भी वही चीज आया। तो देखो जो डी ब्रॉगली ने थ्योरी दिया था उसको इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो वेव नेचर है वो स्टैब्लिश हो गया कि हाँ भाई पार्टिकल के साथ भी वेव नेचर हो सकता है, पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने इसको समझा। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि याद करो बेटा, इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप सिंपल ये जानो कि जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी जो फॉर्मूला आया था वो कुछ आया था V0 माइनस V0 बाई U0 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको हाई मैग्निफिकेशन चाहिए और मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। अगर उसके फोकल लेंथ को घटाओगे तो एक लिमिट से ज़्यादा घटाओगे ना तो उसमें एरर आ जाएगा। कौन सा, कर्वेचर वाला एरर, यानी स्फेरिकल एरर। ठीक है, सॉरी स्फेरिकल क्या बोलते हैं उसको, एबेरेशन। ठीक है, स्फेरिकल एबेरेशन आ जाएगा। तो एक हद से ज़्यादा उसमें आप मैग्नीफाइंग पावर नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर, अच्छा रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या आया था, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा था, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा था। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हमेशा रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा ही रहेगा, ये तो श्योर है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है लेम्डा वो कितना है बेटा 12.27 एंगस्ट्रॉम, है ना, अपॉन रूट वी। तो जितना ज्यादा वी होगा, है ना, हम जितना ज्यादा वोल्टेज कर लेंगे उतना लेम्डा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और रिजॉल्विंग पावर और लेम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेम्डा घटेगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें आप वोल्टेज को वेरी करके, है ना, वोल्टेज को वेरी करके जितनी मर्जी चाहे, है ना, मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट बदलने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट, आपको बस क्या करना है, आपको वोल्टेज चेंज करना है। वोल्टेज चेंज किया, लेम्डा चेंज हो गया, लेम्डा चेंज हो गया, रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया। तो आप सेम इंस्ट्रूमेंट से कितना भी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर ऑब्टेन कर सकते हो, हाई रिजॉल्विंग पावर ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए और किसी प्रकार का एरर भी नहीं आता उसमें, किसी प्रकार का एबेरेशन भी नहीं आता। इसलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो हाई मैग्नीफाइंग पावर वाला माइक्रोस्कोप होता है, क्योंकि ये किस पर काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ आप वोल्टेज से वेरी कर सकते हो और आप डिजायर्ड मैग्नीफाइंग पावर आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से ये जो चैप्टर था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वो फिनिश होता है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, कुछ दिक्कत होता है सेंड करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।